हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो है राइट ऑफ मॉर्गेजर। जो मॉर्गेजर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है उसके क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो उसका राइट्स है वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है और ये ऐसा राइट है जिसे पार्टीज अपने अपने एक्ट से भी उसको वेव नहीं कर सकती। मतलब आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन वेव हो जाए। और राइट है कि राइट टू ट्रांसफर टू ए थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफर टू हिमसेल्फ, right to inspection and production of documents, right to accession, right to grant a lease, right to a reasonable waste. These are the rights of a mortgager. तो हमारा हम जो इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन और दूसरा है राइट टू एक्सेशन। तो राइट टू रिडेम्पशन और राइट टू एक्सेशन के अलावा जो बाकी राइट्स हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कि देखिए अगर आपको राइट टू रिडेम्पशन है, राइट टू रिडेम्पशन मीन्स आपने लोन लिया था, आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, जब आप लोन वापस कर दोगे तो आपके पास राइट होगा कि प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। लेकिन आप ये राइट किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी आपकी जगह उसको ट्रांसफर होगी। ये है हमारा राइट ऑफ ट्रांसफर टू ए थर्ड पार्टी। बहुत सिंपल है। क्या कहता है कि आपने पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी आपको वापस रिडीम होनी थी, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे नहीं, तीसरे को दीजिए, तो वो उसको दी जा सकती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने मॉर्गेज कर दिया। अब आप उसका डेट चुकाना है, अगर आप उसका डेट पे नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन आपने देखा कि कोई एक और पर्सन है जो आपको एक फ्रेश डेट देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी कैसे दिलेगा? क्योंकि आपने तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज की हुई है। तो आप उस केस में उसको मॉर्गेज उसको ट्रांसफर कर देंगे और वो लोन उसको असाइन कर देगा। और इस तरीके से थर्ड पार्टी को भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो बाय रीपेइंग द डेट। एक राइट और है कि राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कि आप ओनर हैं और आपने प्रॉपर्टी और मॉर्गेज की है। अब हो गया कि जो टाइटल डीड है, जो टाइटल डीड है वो क्या है, वो किसके पास पड़ी है? वो मॉर्गेजी के पास पड़ी है ना? तो मॉर्गेजी ने क्या किया? अब आपको चाहिए टाइटल डीड। आपको ये टाइटल डीड किसी को दिखानी है, आप चेक करना चाहते हैं कि टाइटल डीड सही से रखी है कि नहीं है, या वो टाइटल डीड की आपको जेरॉक्स निकालनी है। तो आप रीजनेबल टाइम में मॉर्गेजी के पास जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, यू कैन टेक द कॉपीज ऑफ दैट एंड दैट इज योर राइट, दैट इज द राइट ऑफ ए मॉर्गेजर। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल राइट। इसी तरह से एक है राइट टू ग्रांट ए लीज। राइट टू ग्रांट और लीज में क्या होता है? राइट टू ग्रांट ऑफ लीज के अंदर ये होता है कि मान लीजिए आपके पास, देखिए मॉर्गेज के अंदर हमने आपको बताया, जब टाइप्स ऑफ मॉर्गेज डिस्कस किए थे तब हमने कहा था कुछ मॉर्गेज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी आपके पास रहती है, कुछ कुछ मॉर्गेज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी के पास होता है। तो राइट टू ग्रांट ए लीज में अगर मॉर्गेजर के पास पोजीशन है प्रॉपर्टी का तो वो लीज पे उस प्रॉपर्टी को दे सकता है। दैट इज हिज एब्सोल्यूट राइट। मतलब मान लीजिए मैं एक मॉर्गेजर हूं पर प्रॉपर्टी का पोजीशन मेरे पास ही है, मैंने टाइटल डीड दे रखा है मॉर्गेजी को और एक पर्सनल बॉन्ड दे रखा है। अब प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मैं चाहे खुद यूज करूं या मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को लीज पे दूं, तो मैं वो प्रॉपर्टी लीज पे दे सकता हूं। उसके कुछ कंडीशंस हैं कि वो जो लीज है वो यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, जहां पे ऐसे ट्रेड और कस्टम के हिसाब से होना चाहिए, रिन्यूअल की क्लॉज नहीं होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं। बट ए मॉर्गेजर हैज ए राइट टू ग्रांट ए लीज। सेम वे राइट टू रीजनेबल वेस्ट क्या होता है? देखिए आप मान लीजिए मॉर्गेजर के पास प्रॉपर्टी उसके पोजीशन पे है। अब प्रॉपर्टी उसके पास है तो हो सकता है टाइम के साथ प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट होगी। जैसे जैसे टाइम जाएगा प्रॉपर्टी का डिटेरियोरेशन होना पॉसिबल है। तो
ये मॉर्गेजर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर डिटेरियोरेट हो रही है प्रॉपर्टी तो, है ना। बट मॉर्गेजर शैल नॉट डू एनी एक्ट जिससे कि एक्सेलरेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाके प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, मॉर्गेज, तो मैं खुद जाके उस प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं करूंगा, उस प्रॉपर्टी को जाके डिस्ट्रक्शन करने की या उसको किसी तरह से इंजुरी पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। अदरवाइज अगर वो नेचुरली डिटेरियोरेट हो रही है तो उसमें मॉर्गेजर का कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये थे मेन द राइट ऑफ मॉर्गेजर। अब हम जो बात करेंगे, जो दो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो मॉर्गेजर के, वो हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। सेक्शन 60 क्या कहता है कि अगर जो मॉर्गेजर है, जब उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर दिया, अगर कोई मॉर्गेजर है उसने पेमेंट कर दिया है मॉर्गेज मनी का, मॉर्गेज मनी मीन्स प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट और अदर चार्जेस, अगर उसका पेमेंट कर दिया है मॉर्गेजर ने, तो उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर उसको किया जाए, प्रॉपर्टी डिलीवर की जाए। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसको वापस दिए जाए, मॉर्गेज डीड को वापस किया जाए, प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको वापस मिल जाए। और अगर वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे नहीं किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए, तो उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है। सो दीज मतलब क्या राइट्स हो गए, जैसे ही मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी अब से जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसको उसने मॉर्गेज किया है, उसकी जो मॉर्गेज मनी है उसको रीपे कर दिया, तो ही हैज राइट कि पहले तो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। अगर पोजीशन है सामने वाले के पास, मॉर्गेजी के पास, तो पोजीशन उसको वापस मिल जाए। जो मॉर्गेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डीड्स है, मॉर्गेज डीड्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल जाएं। अगर वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है। वो मॉर्गेजी को बोल सकता है कि मेरे को राइटिंग में लिख के दो कि नाउ देयर इज ए एक्सटेंशन ऑफ द मॉर्गेजीज राइट, कि आपके सारे राइट्स खत्म हो गए, आपको आपका पैसा मिल गया, प्रॉपर्टी मेरी है, एक्नॉलेजमेंट ले सकता है। See, these all rights are called right to redeem। और इनके लिए वो अगर सूट फाइल करता है तो इट इज कॉल्ड एज ए सूट फॉर रिडेम्पशन। ये ध्यान रखिए कि राइट ऑफ रिडेम्पशन इज ए स्टेचुटरी राइट्स। इट मींस ये राइट लॉ आपको दे रहा है, स्टेच्यूट आपको दे रहा है दिस राइट्स। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मींस पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके इस राइट को वेव नहीं कर सकती है। वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। मॉर्गेज कैन नॉट बी मेड इररिडीमेबल, मतलब आपको रिडीम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो ऐसे, इफ एनी स्टिपुलेशन एनी कंडीशन जिसमें कि इवन उसने पेमेंट कर दिया उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं जा रही है मॉर्गेजर को, तो वो कंडीशन वॉइड होगी। सो द राइट ऑफ रिडेम्पशन इज जनरली ए एब्सोल्यूट राइट। पैसा दे दिया तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप पैसा देने के बावजूद भी मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी ना मिले, ऐसा कोई भी आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है एक्सेशन टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। आपने अगर बेलमेंट पढ़ा हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जब बेलमेंट पढ़ाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि अगर कोई चीज आपने बेलमेंट पे दी है और उसको आप उससे क्या हुआ, उससे वो जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई एक्रीशन हुआ, कुछ एक्सेशन हुआ, तो क्या होगा, एक्सेशन मीन्स कुछ इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ एडिशनल चीज उसमें ऐड हो गई इस प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा, तो वो प्रॉपर्टी का जो राइट है उसका राइट किसका होगा, वो राइट मॉर्गेजर का ही होगा। जैसे कि बेलमेंट के अंदर बेलर का होता है। तो एक्सेशन दो तरीके से हो सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कुछ चीज एडिशनल ऐड हो जाना, दैट इज एक्सेशन। तो एक्सेशन कैसे हो सकता है, एक्सेशन नेचुरली भी हो सकता है और एक्सेशन आपका अक्वायर्ड भी हो सकता है। तो ये जो और अक्वायर्ड दो टाइप के हो सकते हैं, सेपरेबल और इनसेपरेबल। तो अगर किसी प्रॉपर्टी में
ऐसा होता है कि उसमें कोई एक्रीशन या एक्सेशन हो जाता है, तो अगर रिडीम हो रही है प्रॉपर्टी, मतलब मॉर्गेजर रिडेम्पशन कर रहा है, रिडेम्पशन कब करेगा, जब उसने अपना लोन का या डेट को रिपे कर दिया, तो ही विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू सच एक्सेशन एज अगेंस्ट मॉर्गेजी। मतलब वो मॉर्गेजी को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, वो मिलेगा मॉर्गेजर को। बट दिस कंडीशन इज इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। मतलब आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हो, नहीं नहीं अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा और ये उस इंप्रूवमेंट का फायदा मॉर्गेजी को मिलेगा, ऐसा आप लिख सकते हो। अब ऐसा भी लिख सकते हो कि जो भी इंप्रूवमेंट या एक्रिएशन होगा या एक्सेशन होगा, उसका कॉस्ट मॉर्गेजर को मॉर्गेजी को देना पड़ेगा। तो सेक्शन 63 कहता है कि अगर नेचुरल एक्सेशन हुआ है, नेचुरल मतलब अपने आप हो गया, आपने कुछ नहीं किया, पार्टीज ने कुछ नहीं किया, अपने आप एक्सेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, तो वही उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर कोई अपने आप एडिशनल नेचुरल एक्सेशन हो गया, तो वो उसके ऊपर राइट मॉर्गेजर का होगा along with the property. Mortgager will be the means the beneficiary of this accession, है ना। तो जब भी अगर प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा, उसके साथ साथ जो नेचुरल एक्सेशन है वो भी उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक्सेशन नेचुरल नहीं है, अपने आप नहीं हुए हैं, अक्वायर्ड किए हैं, मतलब आपने कुछ किया है, जैसे मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग में आपने कोई एक फ्लोर बना दिया, आपने कोई कंस्ट्रक्शन कराया है, आपने कुछ फिक्सेशन लगाए हैं, है ना, मॉर्गेजी ने, जब मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी पोजीशन में थी, उसने कुछ एडिशनल वो किए हैं, इनपुट्स डाले हैं उसके अंदर, तो किसका राइट होगा, तो ये कहते हैं कि अगर वो सेपरेबल है, मतलब उसको मेन प्रॉपर्टी से आप सेपरेट कर सकते हो और दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी विदाउट सेपरेट, इवन दो विद द सेपरेशन ऑफ दैट। तो अगर मॉर्गेजर उसको लेना चाहता है, तो मॉर्गेजर को उसका पैसा देना पड़ेगा। और अगर और मतलब वो उसकी कंसेंट से हुआ है, तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी को का डिस्ट्रक्शन, फोरफीचर और सेल से बचाने के लिए हुआ है, तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा मॉर्गेजर को। इन बाकी के केसेस में मॉर्गेजर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप समझिए, मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर कोई नेचुरल एक्सेशन हुआ, नेचुरल अपने आप, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसमें आप मान लीजिए ये एक नदी के किनारे एक प्रॉपर्टी है, और अब क्या हुआ, इस नदी को ये थोड़ा सा इसका फ्लो इस तरफ हो गया और ये एरिया आपका थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये आपका नेचुरल एक्सेशन हो गया ना। तो ये वाला जो नेचुरल एक्सेशन है, इसका फायदा किसको मिलेगा, मॉर्गेजर को मिलेगा, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया उसको मिलेगा। अच्छा, अब एक्वायर्ड का क्या होगा, मान लीजिए अब एक्वायर्ड है, मतलब एक्वायर्ड मतलब अपने आप नहीं हुई है, आपने मॉर्गेजी ने उसमें कोस्ट, मॉर्गेजी ने किया है उसको। अगर मॉर्गेजी ने किया है, तो तीन कंडीशंस पे मॉर्गेजर को उसको पैसा देना पड़ेगा। पहली बात तो वो इनसेपरेबल है, मतलब सॉरी सेपरेबल है, मतलब सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मॉर्गेजर बोल रहा है नहीं नहीं आप मेरे को दे दो, तो मैं उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, उसको हमने जो इसमें जो मॉर्गेजी है, इसने ये क्यों किया था, इम्प्रूवमेंट किया था या एक्रेशन किया था, वो क्यों किया था, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए किया था, या इसका फोरफीचर होने वाला था, या इसका सेल होने वाली थी, इससे बचाने के लिए किया था, तो इसको फिर देना पड़ेगा। या मॉर्गेजर की कंसेंट से कुछ उसने इंप्रूवमेंट किया था, तो मॉर्गेजर को पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इट वाज द राइट टू एक्सेशन ऑफ द मॉर्गेजर। तो ये थे हमारे जो राइट्स थे मॉर्गेजर के। तो बाकी हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। थैंक यू।